नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर भाटिया चंडीगढ़ से। आज मैं बात करता हूँ, चंद्रमा की बात करता हूँ और चंद्र ग्रह का शिक्षा के साथ क्या संबंध है। तालीम बोलते हैं जिसको, उसका डिटेल में हम बात करेंगे आज। चंद्रमा बेसिकली चौथा घर जो है उसका कारक माना गया है, क्योंकि चौथे घर में चंद्र की राशि पड़ती है। पुराने ज्योतिष यानी वैदिक में भी यही चंद्रमा जो है चौथे घर में हो तो शिक्षा की बात ही करते हैं। हम इससे माता भूमि भवन इसकी बात भी हम करते हैं। लाल किताब के अनुसार चौथे घर का कारक जो है वो चंद्रमा है, और काल पुरुष के अनुसार यहाँ पे जो राशि पड़ती है वो कर्क राशि ही पड़ती है। इसलिए अब लाल किताब क्या है कि हमारी तालीम पे या शिक्षा के ऊपर बड़ा जोर देती है, और उसको चंद्रमा से इन्होंने रिलेट किया है। तो मैं आपको यही आज बड़े गहरे फैक्ट बता रहा हूँ। बात करते हैं पहले घर से। चंद्रमा यदि पहले घर में हो तो लाल किताब क्या कहती है कि ये घड़े का साफ पानी है, यानी साफ सुथरे मटके में रखा हुआ स्वच्छ जल, इसके अंदर कोई भी कीटाणु नहीं है। मतलब क्या हुआ, चंद्रमा लगन में है, ऐसे व्यक्ति की जो नेचर है वो बड़ी साफ सुथरी नेचर होगी। मन का व्यक्ति वो साफ होगा, बुरे कामों से परहेज रखेगा। तो बट नेचुरल है कि जब व्यक्ति इस नेचर का है तो उसकी शिक्षा भी अच्छी रहेगी, और ऐसे व्यक्ति ने जो पढ़ाई की है वो कभी भी उसकी व्यर्थ नहीं जाएगी। राज दरबार के अंदर उसकी तरक्की हमेशा होती ही रहेगी। इसलिए अगर आपका चंद्रमा पहले घर में है तो आप निश्चिंत रहिए और अपने काम को अच्छे और स्वस्थ मन से करते रहिए। बात करते हैं दूसरे घर की। दूसरे घर में अगर चंद्रमा हो तो ये पहाड़ से निकलता हुआ उम्दा पानी, यानी कि साफ सुथरा पानी, हिंदुस्तान के अंदर नॉर्थ को बड़ा शुभ माना गया है। हिंदुस्तान में पहाड़ों और नदियों को बहुत शुभ माना गया है। तो इस तरह का अगर चंद्र का प्रभाव सेकंड घर में है आपकी कुंडली के अंदर तो ये अच्छा माना गया है। दूसरे घर में होने से पढ़ाई, माता, जद्दी जायदाद और पैसा, इन सब का शुभ असर होता है आदमी की लाइफ के लिए, और तालीम के लिए ये बहुत ज्यादा शुभ रहता है। ऐसे व्यक्ति की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन वो बहुत अच्छी होती है, उसके पिता को भी तालीम का सुख मिलता है, और ऐसे व्यक्ति का दुनियावी ज्ञान ये भी काफी अच्छा होता है। फाइनेंस का काम अगर ऐसा व्यक्ति करता है तो बड़ा अच्छा फाइनेंसर भी बन सकता है। अपनी जुबान से, अच्छी जुबान से व्यक्ति धन कमाता है और अच्छी शिक्षा लेके बाहर विदेश यात्रा भी करता है। तीसरे घर का अगर चंद्रमा हो तो लाल किताब बड़े खूबसूरत वर्ड यूज करती है, इसको कहती है सहरा या रेगिस्तान। रेगिस्तान का पानी हो गया, जिस कदर उस व्यक्ति की तालीम बढ़ती जाएगी उस व्यक्ति की माली हालत कमजोर होती जाएगी। तीसरे घर में चंद्रमा हो और पिता की आर्थिक हालात ये भी जो है उसके कमजोर होते जाएंगे। तो ऐसे व्यक्ति को अगर स्टडी करनी है तो उसको घर से थोड़ी दूर जाके स्टडी करनी चाहिए। 100 किलोमीटर, 50 किलोमीटर कहीं भी आसपास से स्कूल हो, वहां पे अगर वो तालीम लेता है तो निश्चित रूप से ऐसा चंद्रमा उसके ऊपर अच्छे प्रभाव देता है, क्योंकि छोटी यात्राओं का घर तीसरा घर ही होता है। तो ये व्यक्ति ज्यादा उन्नति नहीं कर पाता, क्योंकि तीसरे घर में मंगल का प्रभाव भी होता है। आग है मंगल और पानी है चंद्रमा। जो एनर्जी, जो पराक्रम लेके वो चलता है घर से, वो बुझ जाता है, और रास्ते में कहीं ना कहीं उसकी क्वालिटी जो है ना डिटीरियोरेट होने लगती है, खत्म होने लगती है, और उस व्यक्ति का उत्साह इतना नहीं रहता है। इसलिए अगर आपका तीसरे घर का चंद्रमा अगर पड़ा है कुंडली के अंदर तो आप अपना मनोबल जरूर स्ट्रांग रखिएगा, अन्यथा आपको तालीम के ऊपर कुर्बानी देनी पड़ेगी। बात करते हैं चौथे घर के चंद्रमा की। चौथे घर का चंद्रमा, लाल किताब ये कहती है कि ये मीठा पानी है, यानी कि उस व्यक्ति की पढ़ाई जो है बड़ी शुभ रहती है। उस व्यक्ति को पढ़ने के कहीं ना कहीं नए नए रास्ते निकलते रहते हैं। इवन वो विदेश में जाके भी पढ़ाई कर सकता है। आप कभी कुंडलियों का अध्ययन कीजिए, आजकल बच्चे जाते हैं ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, बहुत लोग जाते हैं। कहीं ना कहीं इनके घरों में चौथे चंद्र का प्रभाव भी रहता है, और इनके ऊपर माता पिता की ब्लेसिंग्स भी रहती है। तो चौथे घर का अगर आपका चंद्रमा है और आप तालीम हासिल कर रहे हैं तो निश्चित रूप से जनता का घर यही होता है। तो आपका जो जिंदगी के अंदर जो
सोसाइटी में जो प्रभाव होगा वो बहुत अच्छा होगा। पंचम चंद्रमा की अगर मैं बात करूं, ऐसे चंद्रमा को गृहस्थियों के लिए आबादी के अंदर का दरिया या आबादी को सींचने वाला दरिया या नदी कह के पुकारा गया है। इसका मतलब ये हुआ कि तालीम यानी शिक्षा पे लगाया हुआ पैसा पढ़ाई की पूरी कीमत नहीं देता। पंचम चंद्रमा खास तौर से अगर राहु या और अन्य ग्रहों के प्रभाव में आ जाए तो ऐसे व्यक्ति को तालीम तो ले लेगा लेकिन उसका दिमाग काम नहीं करेगा, डिसीजन सही नहीं लेगा, कहीं ना कहीं सट्टे में पैसा बर्बाद करेगा, बड़े आदमियों के ख्वाब देखेगा, उनके साथ दोस्ती रखेगा, बड़े आदमी उसको दगा देंगे। तो इसलिए इन चीजों का उसको ध्यान रखना है कि अगर आपका पांचवा चंद्रमा है तो ऐसा व्यक्ति आम लोगों का भला तो करता है लेकिन उसका खुद का भला नहीं होता। तो इसलिए सूर्य का घर ये जरूर है, तो उसको अपनी रेपुटेशन कायम करने के लिए सूर्य और चंद्र दोनों को शुद्ध करना पड़ेगा, दोनों को सही करना पड़ेगा, तभी वो जिंदगी में कामयाब होगा। बात करते हैं छठे घर की चंद्रमा की। छठे घर का चंद्रमा पाताल का पानी है, कुआं है, हैंडपंप है, ये लाल किताब बोलती है। और ऐसे व्यक्ति के लिए उसकी शिक्षा जो है बहुत शुभ फल देती है। ऐसे व्यक्ति को अपनी शिक्षा के लिए पैसे का कर्जा लेके भी कई बार अरेंजमेंट करना पड़ता है। बहुत से बच्चे मैंने देखे हैं एमबीए करते हैं, बाहर विदेश से एजुकेशन लेते हैं लेकिन लोन लेके पढ़ते हैं। पढ़ तो जरूर लेते हैं ऐसे बच्चे और कामयाब भी हो जाते हैं, और ऐसे व्यक्ति अगर कर्जा लेके भी पढ़ते हैं तो हमेशा उनके लिए शिक्षा जो है अच्छा भविष्य देने वाली बनेगी। बात करते हैं सातवें घर का चंद्रमा। इस चंद्रमा को खेती की जमीन को सिंचाई करने वाली नदी कहा गया है, यानी ऐसी नदी जहां जहां से गुजरेगा, पानी जहां जहां से गुजरेगा वो फसलों को बढ़ाता जाएगा। तो सातवें घर की अगर ये नदी अगर किसी के पास है तो उसकी तालीम जो है अच्छी चलती रहेगी, शिक्षा जो है उसकी रुकेगी नहीं, चाहे किसी भी साधन से उसके पास पैसा आए वो चलता जाएगा। हाँ, शादी में उसके जरूर देरी हो सकती है। तो सातवें घर में ये देखिएगा कि चंद्र के साथ कहीं शनि मंगल सूर्य जैसे ग्रह तो नहीं पड़े। अगर ये सेपरेशन प्लानट पड़े तो शादी को तो जरूर ये मंदा कर सकते हैं, धीरे कर सकते हैं, या शादी को बर्बाद भी कर सकते हैं। कुंडली जरूर चेक कराइएगा। अष्टम चंद्रमा की बात करूं तो इसे आबो हयात यानी अमृत नहीं तो जहर कह के पुकारा गया है। इसका मतलब यह है कि आदमी की शिक्षा बढ़ती जाएगी लेकिन वो अपनी मां को तरसता रहेगा, मां से उसकी दूरियां बढ़ती रहेंगी, और माता की मृत्यु तो नहीं होगी लेकिन माता भी उसके लिए तरसती रहेगी कि मेरा बच्चा कहीं दूरी पे है, मेरा बच्चा कोई बुरे काम तो नहीं कर रहा, या मेरे बच्चे के ऊपर कोई कष्ट तो नहीं है। तो इसकी शिक्षा तो जरूर बढ़ती जाएगी लेकिन माँ के साथ दूरियां बढ़ती जाएंगी। ऐसे व्यक्ति को ये चाहिए कि शमशान घाट से पानी ला के मृत्यु के स्थान से अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में रख ले, तो माता के हालात भी अच्छे हो जाएंगे और बच्चे के हालात भी दोनों के अच्छे हो जाएंगे। कुछ लोग शमशान घाट का वहम करते हैं, मत जाओ आप बरसात का पानी इकट्ठा कीजिए, कांच की बोतल में इकट्ठा कीजिए। कांच की बोतल के अंदर राहु का निवास होता है, खासतौर से शराब की बोतल, उसके अंदर जो पानी है वो चंद्रमा होता है। तो ऐसे पानी को अगर आप स्टोर करके रखते हैं तो आपकी माता के हालात भी अच्छे रहेंगे और आपके खुद के हालात भी अच्छे रहेंगे। बात करते हैं नौवें घर के चंद्रमा की। इसको लाल किताब ने समुद्र कह के पुकारा है। इसका मतलब यह हो गया कि उसको पढ़ाई का पूरा लाभ मिलेगा। ये बच्चा जितनी पढ़ाई करेगा, इवन विदेश में भी करेगा, तो उसको वो तरक्की देगी और उसका आगे के रास्ते अपने आप खुलते जाएंगे, बशर्ते अगर ये बच्चा, ये जातक अपने पिता का पूरा सम्मान करे, धर्म स्थान पे जाके उसकी बुराई नहीं करे और धर्म के रास्ते पे रह के ही अपने सारे काम करे, तो इसको बड़े अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। तो नवम चंद्रमा जिनका भी है उनको ये ध्यान रखना है कि आप कहीं भी पढ़ाई करें, कहीं भी स्टडी करें, लेकिन जो आप तालीम लेंगे उससे आपको बड़े अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो अपने एक स्टडी वे में धीरे धीरे अपनी स्टडी को बढ़ाते जाइए। 10वें घर की अगर बात करें तो लाल किताब ये कहती है कि ये पहाड़ी की रुकावट से बंद पड़ा हुआ पानी, यानी जो पानी ऐसे इकट्ठा हो गया गड्ढे के अंदर, तो ऐसे पानी में क्या हुआ, कहीं ना कहीं मच्छर आएंगे। तो ऐसे व्यक्ति की जो तालीम है यानी जो शिक्षा है उसमें रुकावट के पत्थर कहीं ना कहीं पड़ते रहते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को ये चाहिए
कि खुश्क दवाइयां, जो गोलियां बोल रहे हैं इसको, जो टैबलेट्स होती हैं, वो कहीं ना कहीं किसी गरीबों को बांटता रहे। किसी को जुकाम की, खांसी की अगर कोई जरूरत है और उसके पास पैसे नहीं है, ऐसे जरूरतमंद को अगर वो लेके दे देता है, तो ऐसे व्यक्ति की तालीम यानी शिक्षा जो है वो बड़े उच्च स्तर पे जा सकती है। 11वें घर की अगर मैं बात करूं तो इस चंद्रमा को, 11वें घर के चंद्रमा को बरसाती नाला कहते हैं। नाला चलता है, बरसात आती है तो लगातार पानी बहता रहता है। ऐसा व्यक्ति क्या है कि पढ़ेगा तो पूरा, शिक्षा पूरी लेगा, लेकिन लाल किताब क्या कहती है कि अनपढ़ हाफिज होगा, यानी कि अनपढ़ विद्वान होगा। इसके पास अपनी बुद्धि नहीं होगी किस वक्त क्या बोलना है। ऐसे व्यक्ति को बड़ा सोच समझ के बात करनी चाहिए। और खास तौर से अगर ऐसे व्यक्ति के 11वें घर में जिसके चंद्रमा और साथ में राहु भी पड़ा हो, तो ऐसे व्यक्ति को तो दूसरे लोगों के साथ पार्टनरशिप में काम ही नहीं करना चाहिए। 11वां घर फ्रेंड्स का भी होता है। ऐसे व्यक्ति को अपने दोस्तों पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए, वरना वो दगा देंगे इसको। 12वें घर की अगर मैं बात करता हूँ, 12वें घर का जो पानी का है, लाल किताब कहती है ये आसमानी पानी, यानी कि बर्फ का गया है, बहुत ठंड होती है ऊपर। इस कुंडली के अंदर, ऐसे कुंडली के अंदर अगर पापी ग्रह पड़े हों तो ऐसा व्यक्ति शिक्षा तो प्राप्त कर लेगा, लेकिन वो परिवार से दूर रहेगा और इसकी शिक्षा की कोई कीमत नहीं होगी। इसकी जो शिक्षा है, जो इसने तालीम ग्रहण की है, उसका फायदा माँ बाप को नहीं मिलेगा। तो 12वें घर के चंद्रमा वाले को ये सोचना है कि उसका पैसा कहाँ लग रहा है। और अगर वो विदेश में भी बैठा है तो अपनी माँ से जरूर बात करता रहे, अपनी माँ को गिफ्ट्स लेके देता रहे। और जनता के अंदर जब भी वो आए, पब्लिक के अंदर, अपने देश के अंदर, तो यहाँ भी लोगों के लिए वो गिफ्ट्स लेके आए। किसी को, जरूरतमंद बच्चे को कॉपी किताबें देता रहे, ननिहाल वालों की बेटियों की हेल्प करता रहे, तो ऐसे व्यक्ति का चंद्रमा ठीक हो सकता है। तो इस तरह से 12 घरों का मैंने आपको चंद्रमा की स्थिति से आकलन किया है। आपको किसी प्रकार का कंफ्यूजन हो तो आप मेरे से टॉक कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। 7023255775 मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।